किसी ने क्या खूब कहा है, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त इमोशनल स्टोरी जिसका शीर्षक है मेरी इज्जत का कसूरवार कौन है। यह कहानी सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। साथ ही यह कहानी हम सभी को एक स्ट्रांग मैसेज देकर जाएगी, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सिंघानिया जी की बेटी श्लोका और सुप्रिया का बेटा विधान एक दूसरे को पसंद करते थे। श्लोका का घर विधान के घर से बस 10 कदम की दूरी पर ही था, इसलिए आते जाते छिपते छिपाते मिलना हो ही जाता था। जब दोनों के घर वालों को पता चला तो उन्हें भी इस बात से कोई एतराज न हुआ। दोनों ही बच्चे पढ़े लिखे, विवाह योग्य और समझदार थे। घर वालों ने दोनों की सगाई कर दी। सभी बहुत खुश थे। अगले महीने ही दोनों की शादी होने वाली थी, पर विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। अभी कुछ ही दिन बाकी थे विवाह में कि कुछ ऐसा घटा जिसने सबको एक बार फिर सोचने पर विवश कर दिया। किस्मत ने बहुत भयावह खेल खेला था। सुप्रिया अभी सभी काम निपटाकर बिस्तर पर लेटी ही थी कि बाहर सड़क पर बहुत शोरगुल सुनाई दिया। सुप्रिया की लिहाफ में से निकलकर बाहर जाकर कारण जानने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक तो मथुरा में जनवरी महीने की कड़ाके की जाड़े की रात, ऊपर से पावर कट, सोचकर ही पूरे शरीर में कपकपी पैदा हो जाती है। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। दूसरा, वर्तमान दूषित कानून व्यवस्था ने बाहर क्या हो रहा है कि जिज्ञासा पर और भी पानी फेर दिया था। कौन किसी के पचड़े में पड़े, वह बुदबुदाई और करवट लेकर कब नींद की आगोश में चली गई, पता ही नहीं चला। सुबह पौ फटते ही सुप्रिया की आंख खुली। उसने खिड़की से बाहर झांका। चारों ओर घना कोहरा पसरा पड़ा था। रात को कोलाहल गहरे सन्नाटे में परिवर्तित हो चुका था। वह अपनी मेड की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगी। उससे अधिक अच्छी तरह रात की घटना का वर्णन और कौन कर सकता था। वह आई इससे पहले कि सुप्रिया उससे कुछ पूछे। उसने आते ही एक हाथ से अपनी ठोड़ी पकड़कर और दूसरे हाथ से सुप्रिया की ओर संकेत करते हुए आंखें फैलाकर कहा, अरे भाभी, तुमको पता है कल रात तुम्हारी होने वाली बहू के साथ कुछ उल्टा सीधा भवा है। बिटिया अस्पताल में है। घर के सभी लोग रातें में देखन चले गए। इतना कहकर वह उन्हीं फटी आंखों से सुप्रिया की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। उसकी बात सुनकर वह बुरी तरह चौंक गई। फिर अपने को थोड़ा सामान्य करके उसकी बात को अनसुना करते हुए बोली, अच्छा तू अपना काम जल्दी खत्म कर, मुझे तुरंत बाहर कहीं जाना है। इतना कहकर उसने मेड के कथन पर पूर्ण विराम लगा दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वह बिना उसकी प्रतिक्रिया के अनवरत बोलती ही चली जाएगी। सुप्रिया जल्द से जल्द सिंघानिया जी के घर पहुंचकर घटना की तह तक पहुंचना चाहती थी। पिछले 5 वर्षों से सिंघानिया दंपत्ति उसके पड़ोस में ही रह रहे थे और अब तो वे समधी बन चुके थे। मेड के जाते ही सुप्रिया सिंघानिया जी के घर पहुंच गई, लेकिन गेट पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। वह अस्पताल का नाम पूछती भी तो किससे। अन्य दिनों के विपरीत अत्यधिक ठंड और कोहरा होने के कारण सभी लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। उसने अपने पर्स से मोबाइल निकालकर सिंघानिया जी से अस्पताल का नाम पता किया और रिक्शे से आनन फानन में वहां पहुंच गई। सुप्रिया को अस्पताल पहुंचकर जो दृश्य अपेक्षित था वही देखने को मिला। श्लोका आईसीयू में थी। बाहर सिंघानिया जी और उसकी पत्नी रात भर के जगे और थके हुए बेंच पर एक और लुढ़के हुए थे। एक और 3-4 पुलिसकर्मी तथा पत्रकार खड़े थे, इस इंतजार में कि पीड़िता को होश में आए और वो उसका बयान लें। 5-6 लोग और भी थे जिनको वह पहचानती नहीं थी। शायद सिंघानिया जी के रिश्तेदार होंगे जो कि आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। वह सिंघानिया जी की पत्नी के पास जाकर बैठ गई और धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा।
हाथ के स्पर्श से उन्होंने अपना चेहरा उसकी ओर घुमाकर उसको देखा। देखते ही वह उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह उनको क्या कहकर सांत्वना दे। इससे पहले कि वह कुछ पूछती, उन्होंने स्वयं ही बिलखते हुए अस्पष्ट शब्दों में कहा, रात में उसको होश ही नहीं आया है। डॉक्टर ने 6 घंटे के ऑब्जर्वेशन का समय दिया था, पता नहीं क्या होगा। अंधेरे और कोहरे का लाभ उठाकर ऑटो वालों ने कुकर्म करके उसको सड़क पर फेंक दिया। हाय मेरी बच्ची ऑफिस से लौट रही थी वह, तो एक भले आदमी ने उसे अस्पताल पहुंचाकर हमें खबर कर दी थी, नहीं तो पता नहीं क्या होता मेरी बच्ची का। उन्होंने एक ही सांस में सारा वृत्तांत कह सुनाया। उफ, कैसे भेड़िए हैं, इनको तो कानून के सजा देने से पहले ही गोली से उड़ा देना चाहिए। बात सुनते ही सुप्रिया ने आक्रोशपूर्ण शब्दों से बेसाख्ता बोला। फिर कुछ संयम होकर उनको सांत्वना देती हुई बोली, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, श्लोका बिल्कुल ठीक हो जाएगी और पापी को उसके पाप की सजा मिलकर ही रहेगी। अभी उसकी बात पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुई थी कि डॉक्टर ने आकर बताया कि उनकी बेटी होश में आ गई है। यह सुनते ही सभी लोग उससे मिलने के लिए दौड़े, लेकिन डॉक्टर ने सबको एक साथ उससे मिलने की अनुमति नहीं दी। परिवार के सदस्य एक एक करके श्लोका को देखने गए। जब सुप्रिया की बारी आई तो उसने देखा वह दर्द से कराह रही थी और बुदबुदा रही थी, डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, उसको सजा दिलवा कर रहूंगी। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा, तुम ठीक हो जाओ तो वही होगा जो तुम चाहोगी। उसकी हालत देखकर वह बुदबुदाई, करे कोई और भरे कोई। वह भरे मन से बाहर आ गई। उसको लग रहा था कि वह और अधिक देर तक उस वातावरण को नहीं झेल पाएगी, क्योंकि श्लोका को देखकर उसका अपना जख्म, जिसका सिर्फ निशान रह गया था, फिर से हरा हो गया था। उसने फिर आऊंगी कहकर वह वहां से विदा ली। घर आकर वह तकिए में मुंह छिपाकर खूब रोई और बुदबुदाने लगी, हे भगवान, श्लोका की तकलीफ मुझसे अधिक और कौन समझेगा, जो बचपन में खुद इस स्थिति से गुजर चुकी हूँ। अपने सूखे हुए जख्म को उसने कुरेदना आरंभ कर दिया। उसे याद आया कि किस तरह उसके सगे चाचा ने उसके साथ मौका देखकर बलात्कार किया था, लेकिन आज के विपरीत उस जमाने की बेटियां माँ से इस विषय पर चर्चा भी नहीं कर सकती थीं, और यही उसने भी किया। यदि किसी तरह माँ बाप को पता भी चल जाता था तो वे बदनामी के डर से और बेटी के दागहीन भविष्य के लिए अपनी बेटी को तो अपना मुंह बंद करने के लिए तो कहते ही थे, साथ में स्वयं भी चुप्पी साध लेते थे। कोर्ट कचहरी तो बहुत दूर की बात थी और बलात्कारी बिना किसी डर के घूमता रहता था, लेकिन शरीर के अन्य घाव की तरह यह घाव भी भर जाने पर क्या स्त्री मन के घाव को भूल पाती थी? नहीं, कभी नहीं। इस हादसे से पीड़ित स्त्री के शरीर के घाव से कहीं अधिक गहरे मन के घाव हो जाते हैं, जो किसी भी दवा से नहीं भरते। उसकी आत्मा तार तार होकर चीखने लगी कि आखिर स्त्री का कसूर क्या है जो उसके साथ ऐसा हादसा होता है। उसका अपने शरीर पर भी एकमात्र उसका अपना अधिकार क्यों नहीं होता? और उसने बुदबुदाते हुए भगवान से पूछा, तूने औरत के शरीर की ऐसी संरचना ही क्यों की कि हर कार्य में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकने वाली औरत सदियों से इसके कारण पुरुष के सामने कमजोर पड़ जाती है, हार जाती है। फिर स्वयं ही अपने सवाल का उत्तर देते हुए सोचने लगी कि भगवान की इसमें क्या गलती है। उसने तो स्त्री को मातृत्व पद से गौरवान्वित करके पुरुष से भी ऊंचा दर्जा देने के लिए ही उसके शरीर की ऐसी संरचना की है, लेकिन पुरुष उस गरिमा को तार तार करके बुद्धि होते हुए भी यदि बुद्धिहीन जानवर की तरह उससे ऐसा व्यवहार करे तो भगवान भी क्या करे। श्लोका अस्पताल से घर आ गई थी। वह नींद में भी बड़बड़ाती रहती, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। सुप्रिया सुबह शाम उसको देखने उसके घर चली जाती थी और वहां जाकर उसे सांत्वना देकर, पहले ठीक हो जाओ फिर जरूर उससे बदला लेंगी, उसे अजीब सा सुकून मिलना था।
जैसे ही वह अपने ही घावों को सहला रही हो। श्लोका देखने में तो खूबसूरत थी ही, पढ़ी लिखी भी थी और अच्छी कंपनी में नौकरी कर रही थी। उसका स्वभाव भी मिलनसार था। सुप्रिया को श्लोका बहुत पसंद थी, इसलिए तो वह श्लोका को अपनी बहू बनाने के लिए तुरंत राजी हो गई थी। वह गहन सोच में पड़ गई कि इस हादसे के बाद विधान एक बार भी श्लोका को देखने नहीं गया। उससे विवाह को लेकर उसकी प्रतिक्रिया स्वीकारात्मक तो होगी ना। उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा है। सुप्रिया ने मन ही मन निश्चय किया कि वह हर संभव कोशिश करेगी कि श्लोका ही उसकी बहू बने। पूरी रात सुप्रिया के आंखों में ही काट दी। सुबह विधान ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह अधिक देर तक दुविधा की स्थिति में नहीं रहना चाहती थी। उसने विधान को अपने कमरे में बुलाया और बिना कोई भूमिका बनाए ही उससे पूछा, तुझे पता है श्लोका के साथ क्या हुआ है? मम्मी, आप भी कैसी बात करती हो? ऐसी खबर कहीं छुपती है भला? तू उसको देखने एक बार भी नहीं गया बेटा। तू उससे शादी तो करेगा ना? सुप्रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। विधान माँ के इस अप्रत्याशित प्रश्न को सुनकर भौचक्का रह गया। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विधान बोला, ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा भला? और आप मेरी माँ होकर ऐसा सोच भी सकती हैं? मैं क्या करूँगा उससे शादी? और लड़कियाँ मर गई हैं क्या? या मेरे लिए कोई लड़की नहीं मिलेगी? या मेरे में कोई कमी है कि मैं उससे रिश्ता जोड़ूं? समाज क्या कहेगा? यही ना कि या तो लड़के में कोई कमी होगी या ढेर सारा दहेज मिला होगा, इसलिए ऐसा रिश्ता किया होगा। सुप्रिया विधान के इस तीखे सपाट उत्तर को सुन सकते की हालत में आ गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पुराने जख्म पर विधान ने नमक छिड़क दिया हो। जल्द ही खुद को संभालते हुए वह बोली, तेरी बात पूरी हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? यही हादसा विवाह के बाद श्लोका के साथ होता या तेरी बहन के साथ होता तो तू क्या करता? उसको या अपनी बहन को घर से निकाल देता, या उसका गला घोट देता, या वह परिवार और समाज से तिरस्कृत होकर आत्महत्या कर लेती? आखिर श्लोका का कसूर क्या है? यही ना कि वह एक लड़की है। गलती तो उस पुरुष की है जो उसे अपने हवस का शिकार बनाकर समाज में बेखौफ होकर छुट्टा घूम रहा है। तुझे उस समाज की चिंता है जिसकी मानसिकता लड़की के प्रति इतनी ओछी और संकीर्ण है। तुझे लोगों की चिंता है और मेरी नहीं, जो तुझे कभी गलत निर्णय लेने के लिए नहीं कहेगी। और क्या गारंटी है जिससे तेरा विवाह होगा उसका पहले किसी ने बलात्कार नहीं किया हो या ऐच्छिक शारीरिक संबंध नहीं हुआ हो? आजकल समाज में क्या चल रहा है वह तुझसे भी छिपा नहीं है। तू ऐसी संकीर्ण विचारधारा रखता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतना कहकर सुप्रिया कमरे से बाहर निकल गई। वह उसकी मानसिकता से बहुत आहत हुई थी। वह सोचने लगी कि बदले समय के अनुसार स्त्रियां तो जागरूक हो गई हैं, लेकिन पुरुषों की सोच में रत्ती भर भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। हमारा समाज अभी भी पीड़िता को हे दृष्टि से ही देखता है जैसे उसने ही कोई अपराध किया है। विधान को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसलिए वह सुप्रिया से बिना कुछ बोले ही घर से निकल गया। लेकिन आज उसका ऑफिस के काम में मन ही नहीं लग रहा था। पूरे दिन सुप्रिया के शब्द, तेरे विवाह के बाद ऐसा होता या तेरी बहन के साथ ऐसा होता तो तू क्या करता, उसके कानों में गूंजते रहे। और वह गहन सोच में डूबा रहा कि वास्तव में श्लोका के साथ ऐसा विवाह के बाद होता तो क्या वह उससे छोड़ देता? नहीं, उसका हृदय चित्कार कर उठा। उसने साथ जो भी हुआ उसमें आखिर उसका क्या कसूर है? अचानक उसे एहसास हुआ कि इस समय श्लोका को उसकी भावनात्मक सहयोग की कितनी ज़रूरत महसूस हो रही होगी और उसके न मिलने से वह शारीरिक के साथ मानसिक रूप से और भी अधिक आहत हो रही होगी। उसका मन आत्मग्लान से भर उठा और वह मन ही मन कुछ निर्णय लेकर वह सीधे श्लोका से मिलने उसके घर पहुंच गया। अप्रत्याशित हादसे के इतने दिनों बाद विधान को अचानक अपने सामने देखकर श्लोका को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने अपना सारा दर्द आंसुओं द्वारा उसके सामने उड़ेल दिया। विधान भी प्रायश्चित स्वरूप उसको मौन सांत्वना देने के लिए बहुत देर तक उसका हाथ पकड़े रहा। कभी कभी मौन शब्दों से भी अधिक मुखर हो जाता है। घर आते ही विधान सुप्रिया से बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं इतनी गहराई से सोच ही नहीं पाया। ऐसा हादसा तो विवाह के बाद भी हो सकता था। मैं श्लोका से विवाह करने को तैयार हूँ।
आपने मेरी आंखें खोल दी। उसका जवाब सुनते ही सुप्रिया ने उसे गले लगा लिया। आज सुप्रिया को उसकी परवरिश का सच्चा रंग दिखा था। वह बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर उसने अपनी खुशी बेटे की शर्ट को भिगो रहे आंसुओं से जता दी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि हैवान बनकर बुरा सोचने के बजाय इंसान बनकर अच्छा सोचना ही जीवन जीने का प्रथम और आखिरी उद्देश्य है। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी में हमारी माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, दोस्त भी है और पत्नी भी है। अंत में दोस्तों बस मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।